हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स चैप्टर के अंतर्गत हम लोग उसके सिमिलरिटी के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस ईयर यानी 9th में आप सभी लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी किया है। अब हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को देखेंगे या सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन को देखेंगे कि वो क्या होता है। इंट्रोडक्शन में देखा जाए तो सिमिलरिटी शब्द का मतलब क्या है आप सभी जानते हो। सिमिलरिटी क्या होता है? जो दिखने में एक जैसा हो, सिमिलर हो, एक समान। इसका हिंदी मतलब भी क्या है? एक समान। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी ये दो टर्म होते हैं बच्चों। आप सभी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब शेप और साइज किसी भी दो ज्योमेट्रिक फिगर की शेप और साइज दोनों एक ही हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। सिमिलरिटी में साइज एक हो या ना हो, अगर शेप एक जैसा है तो हम उसको सिमिलर कहेंगे। जैसे ये चाहे आपके पास बड़ी फुटबॉल हो चाहे उससे छोटी फुटबॉल हो, इन सभी का शेप एक स्फीयर है। स्फीयर है जिस वजह से ये क्या है? ये आपका है ना, सिमिलर है। चलिए तो हम लोग ट्रायंगल्स को स्टार्ट करते हैं। ओके, सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट में अभी हमने पढ़ा कि क्या सेम शेप होगा और साइज सेम होगी तो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। लेकिन अगर केवल शेप जो होगा वो हमारा सेम होगा तो वो सिमिलर कहलाएगा, है ना। आप देख सकते हैं ऐसे ज्योमेट्रिक फिगर सेम शेप हो लेकिन अलग अलग साइज हो, ये बात ध्यान देनी है। ठीक है, केवल शेप बराबर हो जाएगा तो भी वो हमारा सिमिलर फिगर कहलाएगा। और दूसरी बात और बच्चों, कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा सिमिलर होते हैं। ऐसा इसलिए कि कॉन्ग्रुएंट में दोनों बातें हैं, उसमें शेप भी इक्वल है और साइज भी इक्वल है। और सिमिलरिटी के लिए सिर्फ हमको किसकी आवश्यकता है? तो सिमिलरिटी के लिए हमको सिर्फ आवश्यकता है शेप की। अगर शेप इक्वल है तो सिमिलर होगा। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है? तो कॉन्ग्रुएंसी में शेप और साइज दोनों इक्वल होते हैं, तो इसलिए जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर भी होगा। लेकिन जो सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो फिगर सिमिलर होगा वो कॉन्ग्रुएंट भी होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों। दो लाइन सेगमेंट हमेशा आपस में सिमिलर होती हैं। लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अब वो सेगमेंट छोटी हो चाहे बड़ी हो लेकिन हैं वो सिमिलर, एक ही शेप है उनका। अगर उनकी लेंथ इक्वल हो जाएगी तो वो क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। दो सर्कल हमेशा आपस में सिमिलर होते हैं, उनकी रेडियस अगर बराबर हो जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो शेप और साइज ये दो मेन फैक्टर हैं डिसाइड करने के लिए कि कौन कॉन्ग्रुएंट है और कौन सिमिलर है। कुछ और एग्जांपल हैं। दो स्क्वायर अगर लिए जाएं तो स्क्वायर की साइड अलग अलग हो तो वो आपस में सिमिलर होंगे, उनका शेप एक जैसा होगा। और अगर साइड इक्वल हो गई तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दो इक्विलैटरल ट्रायंगल उनका शेप एक जैसा होगा, साइड की साइज अलग अलग हो सकती है तो वो सिमिलर होंगे। और अगर साइड की साइज भी सेम हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। पॉलीगन के बारे में आप जानते हैं। पॉलीगन जिसके पास दो से ज़्यादा साइड होती है, तीन से ज़्यादा साइड होती है ना, दो से ज़्यादा साइड होती है तो ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, हम ये जानते हैं। किसी भी पॉलीगन की सिमिलरिटी क्या होगी?
तो दो पॉलीगन आपस में सिमिलर तभी कहलाएंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये बच्चों बात फैक्ट है कि अगर दो पॉलीगन हैं, ये तो मैंने ट्रायंगल ले लिया, आप कोई भी पॉलीगन ले सकते हैं, तो वो आपस में सिमिलर कब कहलाएंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और दूसरी कंडीशन है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा, द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, वह रेशियो एक होगा। मतलब इस साइड का रेशियो इसके साथ लें और इस साइड का रेशियो इसके साथ लें, ऐसा ही सभी साइडों के साथ कर दें, तो वो जो रेशियो आए वह सेम आए, तो भी हम कहेंगे कि वो हमारा सिमिलर होगा। तो दो पॉलीगन ABCDE PQRST नाम दिया गया है, उनके फिगर आप यहाँ देख सकते हैं, ABCDE PQRST। तो ये दो पॉलीगन आपस में सिमिलर कब होंगे? जब एंगल A एंगल P के इक्वल, यानी सभी करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR। AB अपान PQ, इसके और इसका रेशियो, और BC अपान QR इसका रेशियो। तो AB का रेशियो PQ के साथ है ना, और BC का रेशियो QR के साथ, और ऐसे ही बाकी सारे बची हुई साइडों का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो ये हमेशा क्या होगा? वह इक्वल होगा, ये रेशियो हमेशा इक्वल होगा। तो अगर ऐसा होता है तो हम उसको क्या कहेंगे? सिमिलर कहेंगे। और लिखने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ABCD इज सिमिलर टू PQRST। ये सिंबल आपका यूज किया जाता है। आपको याद होगा बच्चों कि कॉन्ग्रुएंसी में हम इसी के नीचे दो इक्वल के साइन बनाते थे, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता था। तो सिंबल से भी समझ में आ रहा है ना कि जो सिमिलर भी हो, इक्वल भी हो, वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना? ओके। ABCD PQRST के सिमिलर है, सिमिलरिटी का साइन हमने यूज किया है। आप देखो, सिमिलर ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो फिर से प्रॉपर्टी वही होगी, अगर दो ट्रायंगल आपस में क्या हैं? सिमिलर हैं, तो वो कब सिमिलर होंगे? जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगी, मतलब उनका रेशियो क्या होगा? वो सेम होगा। तब वो सारे ट्रायंगल जो हैं वो क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। क्योंकि हमारा ट्रायंगल भी पॉलीगन है, तो जो पॉलीगन की कंडीशन है सिमिलरिटी की, वही सिमिलरिटी कंडीशन ट्रायंगल की भी हो जाती है। क्या होना चाहिए दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए? AD आपस में इक्वल हैं, एंगल BE इक्वल है, CF इक्वल है, और AB का DE के साथ, इस ट्रायंगल की एक साइड का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के साथ, AB का DE के साथ जो रेशियो है, BC का EF के साथ जो रेशियो है, ये सारे रेशियो आपस में इक्वल होंगे। एक बात और है बच्चों, ज़रूरी नहीं कि ये दोनों कंडीशन दोनों साथ में हो, ठीक है? मतलब कहने का ये मतलब है कि आपको सिमिलरिटी दिखाने के लिए दोनों दिखाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब कि अगर आपने ये दिखा लिया दूसरी कंडीशन, तो पहली कंडीशन अपने आप प्रूफ हो जाती है। अगर आपने पहली कंडीशन दिखा ली तो दूसरी कंडीशन अपने आप प्रूफ हो जाती है, वह उसी माध्यम से निकल के चली आती है। आगे की स्लाइड्स में हम लोग इसको देखेंगे और प्रूफ भी करेंगे कि एक कंडीशन होल्ड करने पर दूसरी कंडीशन अपने आप प्रूफ हो जाती है। तो दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक हम दिखा देते हैं तो हमारा जो ट्रायंगल होगा वो सिमिलर होगा। जो बात अभी बताई मैंने वही हमने इस स्लाइड में लिखा हुआ है
कि आगे की स्लाइड्स में हम लोग ये देखेंगे कि ये दोनों कंडीशन इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर एक भी कंडीशन होल्ड करती है तो दूसरा अपने आप होल्ड कर जाएगा। देखो लिखा है ना, ऑटोमेटिकली होल्ड्स ऑटोमेटिकली, दूसरा वाला अपने आप ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाएगा। ओके, कुछ बेसिक रिजल्ट हैं प्रोपोर्शनलिटी पर। प्रोपोर्शनलिटी पर बहुत काम किया है थेल्स ने। थेल्स एक मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो एक सिंपल सा एक्टिविटी है, इसमें क्या किया गया है बच्चों कि एक एंगल ड्रॉ किया गया है YAX, आपको दिखाई दे रहा है YAX, एक एंगल ड्रॉ किया गया है और इस एंगल की एक आर्म को डिवाइड कर दिया गया है। P1 P2 D P3 और B ऐसे पॉइंट्स के माध्यम से उसको डिवाइड कर दिया गया है। अब ये भी इसमें बताया गया है कि जो P1 और P2 ये सभी की डिस्टेंसेज हैं वो 1 यूनिट हैं, यानी AP1 जो है वो हमारा 1 यूनिट के बराबर है। उसी तरह से P1 P2 भी हमारा 1 यूनिट के बराबर है। हमने D से BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया। पैरेलल लाइन ड्रॉ करना कंस्ट्रक्शन सबको आता है, आपने सीखा है 9th में। तो D पॉइंट से BC के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ करी। अगर देखें, ये आपकी एक्टिविटी है, आप करके देख सकते हैं। तो आप जब मेजर करोगे AD और DB इनका रेशियो, तो AD और DB का जो रेशियो होगा, जो कि दिखने में दिख रहा है कि 1 2 3, AD हमारा 3 यूनिट है, DB हमारा 2 यूनिट है, तो AD और DB का रेशियो 3/2 है। तो आप ये पाओगे कि AE और EC इसका भी रेशियो जो होगा वह आपका 3/2 ही आएगा। ये बाई कंस्ट्रक्शन आप करके देख सकते हो। तो इसी को बेस बना करके, इसी को आधार बना करके, इसी फैक्ट को थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अब हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम पर आ गए हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसमें उसी कॉन्सेप्ट, उसी ट्रुथ का इस्तेमाल, उसी फैक्ट का इस्तेमाल किया गया है और ये एक थ्योरम बन जाता है। इसमें कहा जाता है कि एक ट्रायंगल हो, अगर उस ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, किसी भी एक साइड के पैरेलल, बेस के पैरेलल हो, ये हमेशा कोई गारंटी नहीं है। बेस आप किसी को भी बना सकते हैं, ये तो आप फ्री हैं, ये तो आपको सभी ज्योमेट्रिकल इतना आइडिया तो है ही। तो बेस के पैरेलल या किसी साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, तो वो लाइन बाकी दोनों साइडों को जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो वो पॉइंट्स बची दो साइडों को एक ही रेशियो में डिवाइड करते हैं, एक ही रेशियो में डिवाइड करते हैं, एक ही रेशियो में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। ठीक है, एक ही रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि AD DC का रेशियो BE EC के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ओके, ट्रायंगल ABC, इसको प्रूफ किया जाए। इस थ्योरम को हमने क्या किया, प्रूफ किया है, आप भी देख लीजिए। ट्रायंगल ABC जिसमें DE पैरेलल है BC के और AB जो को वो D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, AC को वो E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है AD अपॉन DB यानी AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, इन दोनों का रेशियो सेम होगा, ये हमको प्रूफ करना है। यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला आप सभी जानते हैं,
ट्राइंगल की एरिया का फार्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो आप देखिए कि ट्राइंगल ए डी ई को हमने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है कि बी ई और डी सी को ज्वाइन करा दिया है। आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, बी ई और डी सी को ज्वाइन करा दिया है। उसके बाद दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ई एम आपको दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर है वो ए बी पर। अब चाहे उसको हम ए बी पे परपेंडिकुलर कहें, चाहे ए डी पे परपेंडिकुलर कहें। और डी एन है परपेंडिकुलर सी ए पर कहें, चाहे उसको हम ए ई पर कहें, वो एक ही लाइन है। तो इस तरह से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमने ट्राइंगल ए डी ई का एरिया निकाला। ए डी ई का एरिया आप ध्यान से देखो, कहाँ है ए डी ई? ए डी ई ये दिखाई दे रहा है। और इसमें ए डी ई में जो ई एम है, ई एम दिख रहा है, ई एम अगर ए डी को बेस बनाया जाए तो ई एम हाइट हो जाएगी। आप सभी जानते हैं इस तरह से, अगर ये बेस है तो यहाँ से परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होती है? हाइट होती है। तो हमारा फार्मूला हाफ बेस इंटू हाइट का है। तो हाफ बेस कितना है हमारा? ए डी, और हाइट कितनी है? ई एम। तो ई एम हमारी हाइट हो गई। ओके, तो ये फार्मूला ए डी ई का हो गया। अब बी डी ई को ध्यान से देखो, तो बी डी ई तो बी डी ई को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है वो? हाफ बी डी ट्रायंगल में, मैं फिर से ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। बी डी ट्रायंगल में ये देखिए बी डी ई ट्रायंगल को देखें तो बच्चों ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आप देखोगे इस तरह से, तो इसकी हाइट अगर आपसे कोई निकालने के लिए कह दे तो जो परपेंडिकुलर होता है, अगर ये बेस माना जा रहा है तो परपेंडिकुलर क्या आता है? वो पीछे आता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर आता है और यही हमारी हाइट होती है। तो इस ट्रायंगल में देखो इसकी हाइट कहाँ पर है? पीछे। इस ट्रायंगल में अगर बेस डी बी को लें, डी बी हमारा बेस हो जाए, ये हमारा बेस हो जाए, तो हाइट कहाँ पर जाएगी? ई एम पे। इस तरह से ई एम पे हमारी हाइट होगी। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? हाफ डी बी इंटू ई एम जो कि हाइट है, बेस इंटू हाइट। सेम प्रोसेस लगा करके अगर ए डी ई, फिर से ए डी ई का ट्रायंगल निकाला जाए, ट्रायंगल का एरिया, ए डी ई ट्रायंगल का एरिया फिर से निकाला जाए, ये रहा ए डी ई। तो बच्चों पिछली बार हमने हाइट ई एम को लिया था और बेस ए डी को लिया था। अब हम बेस ए ई को ले रहे हैं, इसको बेस ले रहे हैं। तो जो हमारी हाइट होगी वो क्या हो जाएगी? वो डी एन हो जाएगी। हमारी हाइट क्या हो जाएगी? डी एन हमारी हाइट हो जाएगी। तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? हाफ ए ई यानी बेस इंटू हाइट डी एन। और उसी तरह से डी ई सी सबको दिखाई दे रहा होगा, ट्रायंगल डी ई सी। तो डी ई सी का भी जो है हम एरिया निकाल लेंगे और वो इतना निकल के आ जाएगा। अब बारी बारी से हम सभी ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो ले रहे हैं। रेशियो को ध्यान से देखो, ए डी ई और बी डी ई, इसका रेशियो लिया तो वो कितना निकल के आया? ए डी अपॉन डी बी। फिर हमने ए डी ई और डी ई सी का रेशियो लिया, ए डी ई और डी ई सी का रेशियो लिया। तो डी ई सी का रेशियो कितना आ गया? ए ई अपॉन ई सी। आपको एक थ्योरम याद होगा बच्चों कि दो पैरेलल लाइन है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में अगर सेम बेस पर आप जो भी ट्रायंगल बनाते हो, है ना, जो भी ट्रायंगल बनाते हो, ट्रायंगल याद है ना, उनका एरिया क्या होता है? सेम होता है।
रेक्टेंगल की एरिया का हाफ, अगर दोनों ट्रायंगल हैं तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो फिगर में ध्यान से देखो अगर, तो ये दोनों लाइनें BC DE, ये दोनों लाइनें आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। और सेम बेस पर आपका ये दो ट्रायंगल हैं, कौन से, DBC और DCE, ये दो ट्रायंगल जो कि सेम बेस पर हैं। तो इन दोनों की एरिया क्या होगी, सेम होगी। और आपने अभी निकाला भी है, इसमें देखिए दोनों रेशियो जो हमने अभी निकाला है, इसमें नीचे न्यूमरेटर पर ध्यान दो बच्चों, ADE, और इस वाले में न्यूमरेटर पर ध्यान दो, यहाँ पर भी ADE। तो इसका मतलब दोनों रेशियो का न्यूमरेटर तो सेम है। और डिनोमिनेटर पर देखो, तो डिनोमिनेटर में BDE है, इस वाले में क्या है, BDE है, और इस वाले में क्या है, DEC है। तो इसका मतलब कि अभी हमने देखा कि BDE और DEC दोनों का जो एरिया है वो सेम है। तो इसका मतलब कि वो दोनों का लेफ्ट साइड, दोनों इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर अगर ये 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो दोनों का जो एरिया है वो आपका क्या है, और दोनों का जो लेफ्ट साइड है वो सेम है। तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। और इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि वो जो लाइन है वो जो इंटरसेक्ट कर रही है जहाँ पर, तो उनका रेशियो क्या है, वो सेम है। ओके बच्चों, तो अगले वीडियो में हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इन्वर्स या कन्वर्स कहिए, कन्वर्स लेके आएंगे और कुछ और चीज़ों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।